नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात विभाग में हम लोग बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे, यानी बिहार विधानसभा के इस साल होने वाले चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में जो दो तीन खास बातें दिख रही हैं, उसको बताना, समझाना या उस पर चर्चा करना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं। पहली चीज कि 2015 का चुनाव 2010 से इतर था, यानी 2010 में जो एनडीए था जिसके साथ जेडीयू शामिल था, वो 2015 में बिखर गया और जेडीयू आरजेडी के और कांग्रेस के साथ मिलकर इसने एक महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया और उस महागठबंधन में सीएम का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को सामने रखा गया। और वह चुनाव अपने समय का, मतलब अगर यह कहें कि 15 सालों में बेहतर इस मामले में था कि सर्वाधिक 56% के आसपास वोट पड़े 2000 के बाद। पहली बार 2000 के बाद 2015 में सर्वाधिक विधानसभा में वोट पड़े। दूसरा मामला यह था, वो अलग अगर उसको करें कि क्यों अलग मानते हैं हम उस विधानसभा चुनाव को, तो जेडीयू से बीजेपी को छोड़कर जेडीयू का अलग हो जाना और आरजेडी के साथ, जिस आरजेडी को परास्त करके आरजेडी के कुशासन को गिनाकर बताकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में आए, उसी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार उस बार चुनाव में थे, इसलिए 2015 का चुनाव खास था। तीसरा कि उस समय जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के साथ और उनकी ही पार्टी के एक नेता के रूप में मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए बने, वो बिदकने के बाद, जब उनसे इस्तीफा नीतीश कुमार ने ले लिया, तो बिदकने के बाद वो जाकर एनडीए में शामिल हो गए, यानी भाजपा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़ा हो गए। ये तीन मामले ऐसे हैं जो 2015 को 2010 से अलग करते हैं। एक मामला और जो उस चुनाव का दिलचस्प पहलू था, जिसकी वजह से आज हम इस पर खास तौर से चर्चा करेंगे, कि नेताओं की जुबान फिसली, उस चुनाव में भी फिसली। उसी चुनाव में नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल उठा। किसने सवाल उठाया? यह सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया। उसके लिए एक अभियान चला। वो अभियान के तहत लोगों के अपने केस भेजे गए सैंपल के तौर पर, और एक काम अच्छा यह हुआ कि नीतीश कुमार ने बड़ी शालीनता से सिर्फ और सिर्फ अपने काम का उल्लेख किया। अपने कभी जुबान से उनकी कोई बात नहीं फिसली। उनके दल ने भी संयम बरता। यह अलग बात थी कि लालू प्रसाद जी उस समय उनके साथ थे और लालू प्रसाद यादव ने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, जैसे वो बोलते हैं, उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला बोला। मोहन भागवत जी उस समय चर्चा के केंद्र में क्यों आ गए? मोहन भागवत जी ने आरक्षण पर एक बयान दिया कि आरक्षण की अब समीक्षा करने का वक्त आ गया है। सवाल वाजिब था। आरक्षण जिन मुद्दों से मिला था, जिन वजहों से दिया गया था एक तबके को, उसकी समीक्षा की बात भी कहीं संविधान में थी कि इस समय पर इसकी समीक्षा होगी या समयावधि के बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में उस समाज को, उस तबके को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश होगी, जैसे किसी चीज को सपोर्ट देके हम लोग ऊंचा उठाते हैं और कोई ऊंची उठी हुई चीज तो ऊंची होती ही है। बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मोहन भागवत का वह बयान उस चुनाव में राम बाण की तरह काम किया और सबसे ज्यादा इसका लाभ अगर किसी ने उठाया तो लालू प्रसाद ने उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आरक्षण को खत्म करने पर तुले हैं,
उनके लोग अब आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर लंबे समय बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई और मंडल के साथ एक जमाने में जैसे नीतीश कुमार खड़े होते थे लालू प्रसाद के साथ, उसी तरह नीतीश कुमार 2015 में भी लालू प्रसाद के साथ खड़े हो गए। तो आरक्षण के एक बयान ने उस चुनाव में जिस तरह से लाभ पहुंचाया, उसी तरह के लाभ की संभावना इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 स्ट्रिक्चर में या 2 वर्डिक्ट कहें, 2 जो आदेश पारित किया, उन 2 आदेशों से फिर से इस बार यह मामला गर्म हो रहा है। एक तरफ एनडीए में रहते हुए रामविलास पासवान भी इसके खिलाफ बोलने लगे हैं और जाहिरा तौर पर आरजेडी तो मुखर होकर इस पर बोलेगा ही, क्योंकि इसी मुद्दे पर 2015 की वैतरणी आरजेडी ने अपनी भी पार की और नीतीश कुमार की भी पार कराई थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा वर्डिक्ट दिया कि आरक्षण का आर्थिक आधार या पैमाना यह होना चाहिए, तय होना चाहिए और उस आधार पर ही आप जजमेंट करें, आप किसी को आरक्षण दें। ये 2 चीजें जब सामने आई उस वक्त, इस वक्त भी वो चीज आरक्षण की बात सामने आ गई है। इस चुनाव में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा और यह मुद्दा किसको लाभ पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, यह अलग बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है इस चुनाव में कि इस बार यूपीए और एनडीए के बीच जंग नहीं होगी। इस बार कम से कम 3 या अधिकतम 4 मोर्चे तो इस चुनाव में होंगे। ये दावा, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी, जो हम सेकुलर के नेता हैं, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, ये लगातार अपने आचरण से यह एहसास कराते रहे हैं कि वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से कहीं अलग कुछ चीजें सोच रहे हैं। उनको वो कई दफा यह भी कह देते हैं कि नेता हम नहीं मानते हैं, नेता सर्वानुमति से तय होगा, अभी नेता तय करने या बताने का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग वो बैठकें भी करते हैं, कभी कोई कांग्रेस के साथ बैठता है, कभी कोई नीतीश कुमार से मिलता है, कभी बीजेपी के दरवाजे पर जाता है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो किसी भी वक्त किसी भी खेमे में जा सकते हैं या अपना ही एक खेमा खड़ा कर सकते हैं। तो जहां यूपीए क्लियर है कि कांग्रेस आरजेडी एक साथ होंगे, अभी तक यही बात चल रही है कि ये दोनों एक साथ, अटूट बंधन रहेगा इनका। अगर ये 3 लोग साथ आ गए तो ठीक है, वरना नहीं आए तो कोई परवाह भी नहीं होगी। अब ये 3 लोग जिधर ठौर मिले उधर ठिकाना मिले अपना तलाश लें, या एक जो चौथी संभावना बन रही है, जो बड़ी संभावना के तौर पर देखी जा रही है, एमआईएम एआईएमएम के जो नेता ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब की ओर से यह इशारा हुआ है कि उनकी पार्टी 32 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी बिहार में। और आश्चर्य होगा कि उन 32 सीटों में 2/3 सीटें ऐसी हैं जिस पर उस समय आरजेडी या उनके गठबंधन, महागठबंधन जो बना था 2015 में, उस महागठबंधन के लोग जीते थे, जिसमें अकेले 7 सीटें तो आरजेडी ने जीती थी। अब आरजेडी को जिन वोटों का भरोसा है या महागठबंधन को जिन वोटों का आसरा है, वो वोट हैं
मुस्लिम तबके के वोट, वो वोट हैं दलित और पिछड़ों के वोट जिनके आरक्षण पर चोट पहुंचाने की बात प्रचारित करेंगे, वो वोट है उनके यादों का, जो उनका ट्रेडिशनल पारंपरिक वोट है। इन 3 वोटों को बिखरने में एक अगर ओवैसी की पार्टी आ जाती है, 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर देती है, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो होगा। और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो सीधे सीधे मानिए कि यह भारतीय जनता पार्टी या उसके नेतृत्व में बने एनडीए के पक्ष में चीजें जाएंगी। इसलिए एनडीए को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जो हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों की नाराजगी, लॉकडाउन की वजह से परेशानी, बीमारी, सरकार के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले, ये तमाम अनुकूल चीजें होने के बावजूद एनडीए, आरजेडी या उसके नेतृत्व में बने यूपीए गठबंधन को, या महागठबंधन कह लें उसको, परेशान कर सकती है। सिर्फ एक पार्टी, वो ओवैसी की पार्टी, और ओवैसी की पार्टी अगर सच में 32 उम्मीदवार उतारती है और कहीं तीसरा 3 मोर्चा और 4 मोर्चे, 2 संभावनाएं मैंने बताई, अगर ओवैसी के साथ ये 3 लोग सट गए, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, तो समझ लीजिए कि फिर से बेशक एनडीए का पलड़ा भारी होगा। एनडीए का पलड़ा भारी क्यों होगा? यह पिछले चुनाव यानी 2015 के चुनाव को अगर एनडीए के प्रतिकूल हम मान लें, तब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 2015 में भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी का हम सेकुलर, ये 4 दल मिलके चुनाव लड़े थे एनडीए के तौर पर। इसमें से 5 सीटें सहयोगी दलों को मिली और 53 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सर्वाधिक मतों वाली पार्टी, वोट के परसेंटेज को देखें, सर्वाधिक वोट परसेंट बीजेपी का था। उस वक्त भी बीजेपी को 2015 में 24.4, यानी मोटा मोटी कहें तो 25%, 1/4 वोट बीजेपी को अकेले मिले थे। अगर सहयोगी पार्टियों का 2-3% जो वोट दें तो 27-28% वोट एनडीए के थे। अब अगर बात करें हम, तो आरजेडी को 18%, 18.4, यानी उसको 18.5% कहिए। नीतीश कुमार की जेडीयू को महागठबंधन के साथ रहते हुए 2015 में 16.8% वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी ने अकेले 25% वोट हासिल किया था। तो अगर बीजेपी का वोट परसेंट 25 ही रहता है, आज भी हम उसके स्थितियों को अनुकूल नहीं प्रतिकूल ही मानते हैं, 25% ही वोट रहता है और यूपीए के वोटों में यानी महागठबंधन के वोटों में बिखराव होता है, तो यकीन मानिए कि इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो एनडीए को मिलेगा। एनडीए यानी फिलवक्त रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चला रही है उसको, ये एनडीए फायदे में होगा। अगर 3 मोर्चों पर या 4 मोर्चों पर चुनाव होते हैं तो जितने मोर्चे बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव होगा उसका सर्वाधिक लाभ एनडीए को होगा। आज बातचीत में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका दूसरा एपिसोड हम कोशिश करेंगे
कि फिर आपको कल बताने की कोशिश करें कि वोटों के हिसाब से देखें, पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो कौन किसके पास सत्ता नजर आ रहा है, कौन किससे हटता नजर आ रहा है और चुनाव में क्या होगा। आज की बातचीत बेबाक बातचीत इतनी ही तक। नमस्कार।